हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक पब बाय विवेक मित्तल। हम लोगों का एक टॉपिक चल रहा है अदर कॉस्ट का। प्रोसेस कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट मैंने आपको समझाया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि कैसे कैलकुलेट करना है और उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। ओवरहेड्स बड़ा टॉपिक था अदर कॉस्ट का, तो मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि ओवरहेड्स क्या होते हैं, उसका परसेंटेज आपको कैसे डिसाइड करना है और वो कॉस्ट के कौन से हिस्से के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी हम लोग अदर्स कॉस्ट के जो बाकी के कंपोनेंट हैं उसको कवर करते हैं, जैसे आईसीसी, प्रॉफिट, रिजेक्शन, स्क्रैप रिकवरी, इंस्पेक्शन। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। आईसीसी आईसीसी जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होती है। अभी जो हमने मटेरियल बनाया, वो बनाने के लिए हमको मटेरियल पहले खरीदना पड़ेगा कुछ टाइम। तो हम ये अजम्पशन मान के चलते हैं कि सप्लायर 15 दिन पहले मटेरियल खरीदेगा और फिर उसके बाद 1 महीने के बाद जो है वो पेमेंट साइकिल रहता है। मोस्टली सब OEMs का 30 डेज का पेमेंट टर्म रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, तो वो 1 महीने का 1% और 15 दिन का 0.5%, तो 1.5% के करीब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होना चाहिए जेडबीसी के फंडामेंटल के हिसाब से। ठीक है, अभी अगर किसी का पेमेंट टर्म 60 डेज का है तो ये 2.5% हो सकता है, किसी का पेमेंट टर्म अगर 90 डेज का है तो ये और 1% बढ़ सकता है। तो इट डिपेंड्स एट एक्चुअल और आपका बिजनेस सेटलमेंट कैसा है और बिजनेस स्ट्रेटजी कैसी है और सामने वाले बायर का बाइंग लीवरेज कैसा है और आपके जो आपने क्या डिसाइड कर रखा है कि कैसे काम करना है। तो ये सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टोटली एक म्यूचुअल अग्रीमेंट है। आईसीसी का कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अभी ये किसके ऊपर अप्लाई करना है? आईसीसी ग्रॉस मटेरियल कॉस्ट के ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि ओईएम बोलता है कि प्रोसेस का मैंने आपको मशीन आवर रेट के हिसाब से पूरा कॉस्ट पे कर दिया, उसमें आपका लेबर और ये सब आ गया। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट आप मेरे लिए मटेरियल बाय कर रहे हो तो मैं आपको उसके लिए इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दे रहा हूँ और 1 महीने के बाद पेमेंट दे रहा हूँ तो उसका भी पैसा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली मटेरियल कॉस्ट के ऊपर ही लॉजिकली ग्रॉस, और वो भी ग्रॉस मटेरियल कॉस्ट के ऊपर। ग्रॉस के ऊपर क्यों होता है, मटेरियल के ऊपर क्यों नहीं होता? अगर ये माइंड में क्वेश्चन आएगा तो इसका लॉजिक ये है कि जब आपको कोई पार्ट बनाना है तो वो पार्ट बनाने के लिए आपको शीट बाय करनी पड़ेगी और उसमें से एक शीट में से जितने कंपोनेंट निकलेंगे तो अल्टीमेटली आप उस पार्ट को बनाने के लिए जो ग्रॉस मटेरियल यूज कर रहे हो वो मटेरियल के ऊपर ही उतना ही मटेरियल आपको बाय करना पड़ेगा, उसके लिए ही आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर ही ये इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट अप्लाई होता है। क्लियर? तो ये छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आपका इसमें कोई और क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिर आते हैं ओवरहेड्स के ऊपर। ओवरहेड्स मैंने आपको बहुत क्लियरली डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं अपने लेक्चर के अंदर। ओवरहेड्स आर दी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू प्रोड्यूस द पार्ट ऑफ लिक प्रोडक्ट। मतलब आपके हमने मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, प्रोसेस कॉस्ट हमने, मशीन आवर रेट, आप अगर वो लेक्चर डिटेल में सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि मशीन आवर रेट के अंदर प्रोसेस का कौन कौन सा हिस्सा कवर हो रहा है, कॉस्ट का कौन कौन सा हिस्सा कवर हो रहा है। तो जो हिस्सा बचा है जो कि मशीन में कंसिडर नहीं हुआ, वो कॉस्ट का वो हिस्सा ओवरहेड्स के अंदर आता है और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है कि आपका किसी कस्टमर के लिए आपने कितना एरिया अलोकेट कर रखा है, उसके लिए कितना मैन पावर लग रहा है, तो वो रेशो आपको अपने बिजनेस में से निकालना है और उसके अकॉर्डिंगली उस कस्टमर के साथ में आपको ओवरहेड का परसेंटेज डिसाइड करना है। इसका डिटेल में जो लेक्चर है वो आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। करेक्ट? तो इट इज अभी ये प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर अप्लाई होता है और इसका परसेंटेज आप बिजनेस टर्नओवर, बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अभी तीसरा जो टर्म आता है वो रिजेक्शन ओब्लिक रिवर्क ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, अभी मोस्ट ऑफ द ओईएम्स बोलते हैं कि यार रिजेक्शन करना ही नहीं है, वी विल नॉट पे यू फॉर द रिजेक्शन। आपको अपने प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करो, मशीन में भी इंप्रूवमेंट करो तो रिजेक्शन नहीं मिलता है। बट एक्चुअली में इसको अदर वे में बोला जा सकता है कि हम लोगों ने भले ही कोई मशीनरी भी लगा रखो, लेकिन हर मशीन का जो टॉलरेंस होता है, हर मशीन का जो कैलिब्रेशन होता है, वो टाइम के साथ साथ थोड़ा वेरी करता है। तो कुछ ना कुछ शॉप फ्लोर के ऊपर रिवर्क होता है। ये बहुत प्रैक्टिकल टर्म है, मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, मुझे पता है। ठीक है, तो रिजेक्शन नहीं होता, बेसिकली रिवर्क ऑफ रिजेक्शन होता है, अगर इसको नई टर्मिनोलॉजी का नाम दे हम लोग। तो प्लांट के अंदर छोटा मोटा रिवर्क होता है उस पार्ट को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि जो टॉलरेंसेज होते हैं ड्राइंग के ऊपर वो मिलीमीटर में होते हैं, 0.5 mm, 0.2 mm, माइक्रोन्स में भी होते हैं। तो उन जॉब्स को रिवर्क करना पड़ता है और उस रिवर्क का जो खर्चा आता है वो प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर लोड होता है, क्योंकि मटेरियल तो वैसा का वैसा है, मटेरियल कॉस्ट में कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, और प्रोसेस में अगर आप उसमें
आपका जो प्रोसेस में करके आप उसको अगर करेक्ट कर रहे हो पार्ट को, तो लॉजिकली अगर आप रिवर्क कर रहे हो तो वो प्रोसेस के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई पार्ट का सेटअप लगाते हो, आपने कोई लेट से पाइप बेंडिंग का पार्ट है और आपने सेटअप लगाया, तो एक या दो पार्ट आपके सेटअप के टाइम पे रिजेक्ट हो जाते हैं। अब ये रिजेक्शन का परसेंटेज कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितने वॉल्यूम के लिए सेटअप लगा रहे हो। मान लो किसी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो 30 सेट की है, अब 30 सेट के लिए आप सेटअप लगा रहे हो और एक पार्ट रिजेक्ट हो जाता है, तो परसेंटेज में कितना रिजेक्शन हुआ, मतलब 30 के ऊपर अगर आपका एक पार्ट रिजेक्ट हो गया तो 60 के ऊपर कंसिडर होगा 2 और 100 के ऊपर लगभग 3, तो रिजेक्शन का परसेंटेज लगभग 3-3.5% के करीब आ जाएगा। मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो 20 का सेट का जो है वो 20 सेट का शेड्यूल है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। मान लो जो 20 कंपोनेंट बनाने हैं और उसके लिए हम सेटअप लगा रहे हैं पाइप बेंडिंग मशीन के ऊपर, ठीक है। पाइप बेंडिंग का वीडियो भी मैंने आपको अलग से डाला हुआ है, पाइप बेंडिंग क्या होती है। अगर जो न्यू कमर्स हैं जिनको नहीं पता है पाइप बेंडिंग क्या होती है, वो जाके वो वीडियो देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। अब मान लो पाइप बेंडिंग पे मैं कोई 20 पाइप बेंड करने के लिए सेटअप लगा रहा हूँ और सेटअप लगाते हुए एक पार्ट रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट मतलब बेंड गलत हो गया और वो रिजेक्ट ही होना, उसमें रिवर्क भी नहीं हो सकता है, वो रिजेक्ट हो गया, एक पार्ट रिजेक्ट हो गया। अभी 20 क्वांटिटी के लिए एक पार्ट रिजेक्ट हो रहा है, तो मतलब 100 के ऊपर कितना क्वांटिटी रिजेक्ट हो जाएगा, सिंपल है, 5 क्वांटिटी रिजेक्ट होगा। तो 100 के ऊपर 5 हो रहे, तो मतलब रिजेक्शन परसेंटेज कितना हो गया, 5%। परसेंटेज इज रिजेक्शन आउट ऑफ 100, मतलब क्वांटिटी आउट ऑफ 100, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज, इट इज वेरी बेसिक। तो यानी कि ये जो रिजेक्शन परसेंटेज आएगा 5% आएगा। अब कोई कस्टमर है जिसको 2000 क्वांटिटी चाहिए, एक बार सेटअप लगा दिया और उसके बाद 2000 पाइप बेंड करने हैं, मतलब डाई तब तक पाइप का नहीं उतरेगा, सेटअप तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि वो जो है पूरा का पूरा बेंड सब नहीं हो जाता। तो 2000 क्वांटिटी, अब 2000 के ऊपर अगर मान लो एक क्वांटिटी रिजेक्ट होता है तो परसेंटेज कितना हुआ, निकल के कितना आएगा। अब सिंपली डिवाइड करो 1 डिवाइडेड बाई में 2000, तो ये रिजेक्शन का परसेंटेज आ जाएगा आपका 0.05%, मतलब नेग्लिजिबल हो जाएगा। वो रिजेक्शन नहीं भी लेंगे उससे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन 2000 का बैच कभी भी लगता नहीं है, वो पर शिफ्ट में कितना निकलेगा, आपको बाकी सब कस्टमर्स का भी काम करना है। तो मोस्टली अगर मान लो ये 200 का बैच लगता है एक बार में, 200 का लोड साइज है, तो रिजेक्शन परसेंटेज 0.5% हो जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि रिजेक्शन का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये मटेरियल प्लस प्रोसेस के ऊपर क्यों अप्लाई होता है, क्योंकि मटेरियल भी रिजेक्ट हो रहा है साथ में, और प्रोसेस किया हुआ पार्ट रिजेक्ट हो रहा है, इसलिए मटेरियल प्लस प्रोसेस के ऊपर लगता है। बट अगर आप रिवर्क ऑफ रिजेक्शन कर रहे हो तो वो प्रोसेस के ऊपर होगा, क्योंकि मटेरियल में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा, आपको प्रोसेस जो गलत हुआ है उसको आपको रिवर्क करना है। तो ये टर्मिनोलॉजी सिमिलर सी है, मैंने आपको दोनों टर्मिनोलॉजी समझा दी। आपका जैसे भी अग्रीमेंट होता है दैट अग्रीमेंट वर्क्स ऑन, ठीक है, इट सिंपली नेगोशिएशन। उसके बाद आता है the percentage of rejection is considered on volumes of part and criticality of part। अगर कोई पार्ट बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जिसमें आपको लगता है बहुत ज्यादा रिजेक्शन हो रहा है, तो आपको अपने कस्टमर के साथ या अपने सप्लायर के साथ ये सब अग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्रिटिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजेक्शन का परसेंटेज भी कंसिडर किया जाता है। अब हम अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं, रिजेक्शन स्क्रैप रिकवरी। ये बेसिकली एक ऑब्सोलीट टर्म है, कहीं पे यूज नहीं होती, आपको कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगी। मेरे जो दोस्त हैं जो बायर्स हैं इस वीडियो को देखेंगे तो उन्होंने भी शायद ये टर्मिनोलॉजी नहीं सुनी रहेगी, एक्सेप्ट जो जिन लोगों ने कभी सोनालिका में काम किया, ठीक है, या जो लोग मारुति में, हीरो होंडा में, ऐसी कंपनीज में काम करते हैं जहाँ पे लाखों में वॉल्यूम्स रहते हैं, वहां पे ये टर्मिनोलॉजी जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिकॉज वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल होती है। क्या होती है रिजेक्शन स्क्रैप रिकवरी, जैसे मान लो हम लोगों ने 1% का, मान लो 1% का रिजेक्शन लिया। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि 1%, अगर हमने मान लो 100 जॉब बनाए, 100 जॉब में से 1% मतलब एक जॉब रिजेक्ट हो गया। अब वो जो एक जॉब रिजेक्ट होगा उसका जो लोहा है वो लोहा तो स्क्रैप में बिकेगा ना। तो हम लोगों ने जब फिनिश कॉस्ट के ऊपर 1% रिजेक्शन पकड़ा, तो उस लोहे को बेच के जो पैसा स्क्रैप का वैल्यू आएगा वो स्क्रैप रिकवरी होती है, रिजेक्शन स्क्रैप रिकवरी। तो इसका जो परसेंटेज है वो हमेशा जो रिजेक्शन का परसेंटेज कंसीडर किया वही परसेंटेज हमेशा इसका आएगा, और इसको हमेशा मटेरियल कॉस्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है, क्योंकि प्रोसेस तो आप रिकवर नहीं कर सकते ना, प्रोसेस जो एक बार हो गया वो हो गया, तो आप रिकवर क्या करोगे, मटेरियल रिकवर करोगे, ठीक है। तो ये रिजेक्शन स्क्रैप रिकवरी का फंडा भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि रिजेक्शन स्क्रैप रिकवरी क्या होता है। अभी उसके बाद होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट ये है ना, ये कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी है, और दूसरा है इसमें रोल प्ले करता है कंपटीशन। अगर आपका कंपटीशन किसी
एक्स प्रॉफिट के ऊपर काम कर रहा है, मान लो 5% के ऊपर काम कर रहा है, आप बोलोगे कि नहीं मुझे 10% चाहिए, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, लोग आपके पास आएंगे ही नहीं। तो आप यू शुड बी वेरी कॉम्पिटिटिव। तो ये प्रॉफिट कितना अर्न करना है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी क्या है और आपका बिजनेस लीवरेज कैसा है आपके कस्टमर के साथ में। और बिजनेस लीवरेज बनता है बिजनेस वॉल्यूम से और टर्नओवर से। अगर किसी का 20 लाख का बिजनेस है तो उसके लिए अलग लीवरेज रहेगा, अगर किसी के साथ 20 करोड़ का बिजनेस है तो उसके साथ बिजनेस लीवरेज डेफिनेटली अलग रहेगा। और आपको एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो प्रॉफिट है ये टोटली एक प्योर प्रॉफिट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अर्न करना है। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी होती है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी हाई वैल्यू कस्टमर के साथ जिसके साथ अच्छा बिजनेस है उसके साथ में आपको लो मार्जिन में बिजनेस करना होता है, क्योंकि अगर उसके साथ में आप मान लो 20 करोड़ का बिजनेस करते हो और उसमें आपको 5% का भी प्रॉफिट होता है, तो 5% मतलब 20 करोड़ का 10% हो गया 2 करोड़, और 5% का मतलब 1 करोड़, तो आप 1 करोड़ कमा रहे हो। अगर किसी कस्टमर का 2 करोड़ का बिजनेस है और उसके साथ भी आप 5% कमा रहे हो, तो कितना बचेगा आपको? 2 करोड़ का 10% कितना हो गया? 20 लाख, और 5% 10 लाख। तो ये कंप्लीटली एक बिजनेस स्ट्रेटेजी और बिजनेस डिमांड है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जिन कस्टमर्स के बिजनेस वॉल्यूम्स और बिजनेस कम होता है उनसे प्रॉफिट ज़्यादा चार्ज होता है, और जिन कस्टमर्स के जो प्रॉफिट बिजनेस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो उनसे आप नेगोशिएशन कर नहीं सकते, दे डिसाइड कि आपको कितना मार्जिन देना है। ठीक है, क्लियर है? तो ये बेसिकली ऑल दिस फंडामेंटल डिपेंड ऑन दिस। ठीक है, अभी हम और ये किसके ऊपर चार्ज होता है? ये मटेरियल प्लस प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर चार्ज होता है जो प्रॉफिट है। अभी अगर जेडबीसी का फंडा देखें तो जो प्रॉफिट है वो चार्ज होना चाहिए प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर लॉजिकली, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल क्या है, आपने मटेरियल बाई किया उसके ऊपर आपको आईसीसी मिल गया, प्रोसेस कॉस्ट जो आपका एक्चुअल प्रोसेस आ रहा है उसके ऊपर मशीन ओवर रेट वो सब कैलकुलेट करके आपको प्रोसेस कॉस्ट मिल गया। बाकी के आपके जो अदर ओवरहेड्स हैं जो प्रोसेस में कवर नहीं हो रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं, वो आपको ओवरहेड्स में मिल गए। रिजेक्शन जो हो रहा है आपका प्लांट के अंदर वो आपको रिजेक्शन में मिल गया। अभी जो प्रॉफिट आता है वो ओईएम्स बोलता है कि मेरे लिए तो आप प्रोसेस ही कर रहे हो ना, मटेरियल तो आप खरीद रहे हो, उसके ऊपर मैंने आपको आईसीसी दे दिया। अभी मेरे लिए क्या कर रहे हो? प्रोसेस कर रहे हो, तो मैं उसके ऊपर ही आपको प्रॉफिट दूंगा। तो जिन ओईएम्स की जहां पे लाखों में बिजनेस होते हैं वहां पे जो प्रॉफिट होता है वो प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर होता है। अगर आप मारुति में देखोगे, जो मारुति के वेंडर्स हैं या सोनालिका के वेंडर्स हैं या फिर जो आपके हीरो होंडा टू व्हीलर्स के वेंडर्स हैं, जहाँ पे लाखों में बिजनेस वॉल्यूम्स हैं, वहां पे जो प्रॉफिट है वो सिर्फ प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर दिया जाता है। लेकिन जब आप लो वॉल्यूम इंडस्ट्री में आते हो, जो हार्वेस्टर इंडस्ट्री है या फिर आपकी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वहां पे जो प्रॉफिट है वो मटेरियल प्लस प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर चार्ज किया जाता है। उसके डिफरेंट रीजंस हैं, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, री इन्वेस्टमेंट्स हैं, या फिर आपका जो मटेरियल की फ्लक्चुएशंस हैं, ये सारी फ्लक्चुएशंस कंसिडर करने के लिए ओईएम्स का जो रॉ मटेरियल का जो आरएम इम्पैक्ट रहता है वो क्वार्टरली रहता है। तो इन सब पिक्स एंड वैलीज से बैलेंस करने के लिए मटेरियल प्लस प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट चार्ज किया जाता है, जो कि टर्म्स रहते हैं। ठीक है, अभी इसमें तीसरा जो एक लास्ट पॉइंट आता है वो है इंस्पेक्शन। अभी कुछ जो पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे 100% इंस्पेक्शन करना पड़ता है, जैसे कुछ हाइड्रोलिक्स के पार्ट हैं जहाँ पे आपको लीक टेस्टिंग 100% करना है, तो वहाँ पे जो इंस्पेक्शन है वो अलग से चार्ज किया जाता है। कुछ मशीनिंग के क्रिटिकल कंपोनेंट्स है जहाँ पे सर क्लिप बैठना है या फिर बियरिंग बैठना है, तो वो पार्ट का 100% इंस्पेक्शन करना होता है, तो वो पार्ट के लिए भी इंस्पेक्शन कॉस्ट अलग से चार्ज किया जाता है। तो जो क्वालिटी के एडिशनल ओवरहेड्स हैं, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स तो ओवरहेड्स में आ जाते हैं, जहाँ पे सैंपल इंस्पेक्शन करना है या आपको रैंडम मल्टीपल पार्ट चेक करने हैं उस क्वालिटी के बंदे को, तो वो कॉस्ट ओवरहेड्स में आ जाता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक पार्ट के लिए स्पेसिफिक बंदा वहाँ पे 100% खड़ा रहेगा, तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो इंस्पेक्शन कॉस्ट में अलग से 1% 2% जो भी आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस आ रहा है आप कैलकुलेट कर सकते हो फंडामेंटली, तो वहाँ पे वो कवर किया जाता है। तो अभी बेसिकली आपको ये मैंने अदर कॉस्ट के जो फंडामेंटल है वो इस लेक्चर में क्लियर किए हैं। अभी कॉस्ट शीट में देख लेते हैं कैसे अप्लाई होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ आईसीसी, मैंने 1.5% कंसिडर किया, ओवरहेड्स मैंने 10% पकड़ा है, रिजेक्शन और रिवर्क 1% पकड़ा है, और रिजेक्शन स्क्रैप रिकवरी 1% पकड़ा है। हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑब्सोलीट टर्म है, कहीं यूज नहीं होती है। और उसके बाद में इंस्पेक्शन 1% पकड़ा है, प्रॉफिट 15% पकड़ा है लेट से। तो ये सब कंपोनेंट जब हम जो हमने बात की है कि किसके ऊपर अप्लाई करना है, जब हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारा ये जो कॉस्ट आता है टोटल कॉस्ट आता है। अभी हमने मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट किया था, ये यहाँ पे ये हमारा आया था मटेरियल कॉस्ट,
फिर उसके बाद हमने लेज़र कटिंग का और बेंडिंग का कॉस्ट कैलकुलेट किया, वो हमारा आया 109 रुपये। और फिर हमने उसके ऊपर अदर के नॉर्म अप्लाई किए जो कि टोटल में होके आते हैं, और उस इन तीनों का टोटल करते हैं तो आता है 535 रुपये। तो ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है व्हाट इज जेडबीसी। जेडबीसी इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट प्लस प्रोसेस कॉस्ट प्लस अदर्स कॉस्ट। अभी इसमें जो पैकेजिंग का टर्म्स आता है, पैकेजिंग इज एज पर दी कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो आपका कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपका एक्सपोर्ट का कस्टमर है तो वहाँ पे सी वर्दी पैकेजिंग चाहिए होता है, तो वो सी वर्दी पैकेजिंग का जो कॉस्ट है वो एट एक्चुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, डिपेंडिंग ऑन पार्ट प्रोफाइल क्या है। तो पैकेजिंग इज रिलेटेड टू एट एक्चुअल, ठीक है। और उसके बाद में आपका एक्स वर्क्स प्राइस आ जाता है अगर आप विद पैकेजिंग देते हो। फिर अगर उसमें ट्रांसपोर्ट भी अगर आपके स्कोप में है तो वो भी एट एक्चुअल कैलकुलेट हो सकता है कि कितना डिस्टेंस कवर करना है, उतने डिस्टेंस के लिए कितने लीटर फ्यूल लगेगा, और जो नॉर्म्स हैं जो मार्केट में ट्रांसपोर्ट किस रेट में ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इट ऑल रिलेटेड टू मार्केट ड्रिवन है। ये आपका मार्केट में जो सेटलमेंट होता है अपने ट्रांसपोर्टर के साथ, उसके साथ आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो एट एक्चुअल आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिकली पूरा जो जेडबीसी का एक पूरा शीट आपको क्लियर किया है। इस शीट में डाल के जब आप वर्किंग करेंगे तो आपको आपका कॉस्ट है वो मिल जाएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के पार्ट की कॉस्टिंग करेंगे, जिसमें आपको समझ में आएगा कि पूरी कॉस्ट शीट कैसे कैलकुलेट करनी है। मैं आपको प्रैक्टिकल ड्राइंग दिखा करके फिर उसकी कॉस्टिंग दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि जेडबीसी कैसे कैलकुलेट करना है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और जुड़े रहिए, समझते रहिए इस लेक्चर को। अगर कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट डालिए, और डेफिनेटली आई होप कि आपको सीखने के लिए मिल रहा होगा इस पूरी सीरीज से ना। तो कनेक्ट रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।